देखिए, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में मैंने एक बता रखा था। उसके बाद में आज बताना है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सबसे पहले हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव मालूम होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है ए और बी। ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी दिशा -q से +q होती है। वैद्युत द्विध्रुव जिसकी दिशा -q से +q होती है। परिमाण समान है किंतु प्रकृति में विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस दिया गया है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है, जिसे अति सूक्ष्म दूरी कहते हैं। इसको ये वैद्युत द्विध्रुव जिनके बीच की दूरी क्या है 2l, जिसे हम अति सूक्ष्म में मानते हैं, सूक्ष्म दूरी कह सकते हैं। परिमाण में समान और किंतु प्रकृति में विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि एक प्लस और एक माइनस नजर आ रहा है। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वह वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। अब बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो अच्छी स्थिति में जब हमने ज्ञात किया था तो क्षैतिज में गए थे। इस समय हम इसको निरक्षीय स्थिति में जब ज्ञात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर कोई पॉइंट मानेंगे। जैसे एक पॉइंट हमने यहां मान लिया ये P, और ये पॉइंट वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र कह सकते हैं मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये यहां से r दूरी पर स्थित है। ये केंद्र बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब देखते हैं -q के कारण बिंदु P पर अगर हम जाएंगे, फिर इधर +q के कारण बिंदु P पर जाएंगे, तो सबसे पहले ये जो आधे से यहाँ काटा है इनके बीच की दूरी यहां से A से O तक की दूरी कितनी है, l हो जाएगी, आधी दूरी। और ये O से B तक की दूरी ये भी l हो जाएगी, यहां से यहां तक l दूरी पर। तो l l मिलकर के क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब -q आवेश के कारण हम जाएंगे किस पर, बिंदु P पर। तो यहां से इन दोनों के बीच में यहां तक, यानी -q से चलना प्रारंभ किया, कहां पहुंचे, बिंदु P तक पहुंच गए। ये किसके कारण है, बिंदु P पर, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर उसके बाद आते हैं इधर, +q आवेश के कारण बिंदु P पर जाएंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें घटक आते हैं, एक आता है ऊर्ध्वाधर घटक और एक आता है क्षैतिज घटक। इसमें से हम क्या करेंगे, जो r दूरी पर बिंदु, ये O इधर मान लो, ये r दूरी पर स्थित बिंदु P था, यानी यहां से लेकर के बिंदु P तक की दूरी कितनी है, r। और हमको करना क्या, इसमें जब थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट जब लिखते हैं, इसमें से लिखते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है। अब बात आती है कि इसमें घटक के बारे में अभी इधर हम समझते हैं। ये आ जाएगा इसमें से E1, ये यहां पर E1, और इससे ये इस पर आ जाएगा E2 आ जाएगा। इसका एक बार चित्र ठीक से बनाना, और इसका ये क्षैतिज घटक दोनों का एक समान रहेगा, जिसे कह सकते हैं इन दोनों के बीच कोण कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। ये घटक इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दीजिए। इसका ये क्षैतिज घटक क्या होगा, जाकर के E1, ये आ जाएगा, जो ये E1 दिया गया है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E1, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा जाकर, जिसे कहेंगे E1 sin थीटा। ये बात यहां पर क्लियर कर लेना। उसके बाद ये इससे आ जाएगा E2, -q के कारण ये आ जाएगा E2 परिणामी। अगर इसे देखा जाए तो ये आ जाएगा E2 sin थीटा, इसे कहेंगे E2 sin थीटा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब बात ये आती कि इसका हम घटक कैसे निकालते हैं, वो ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास क्षैतिज में है और ये ऊर्ध्वाधर में है। इसमें यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र यदि E1 मान लिया, मैंने E1 माना, तो अगर यदि इसको E1 माना है तो इसका ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला घटक कौन सा होगा, तो ये आ जाएगा E1 cos थीटा, जिसे कहते हैं क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है कौन, E1, तो इसीलिए इसे कहेंगे क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। अब जिससे कोण नहीं बनाता है उसको हम कहते हैं E1 sin थीटा, जिसका नाम है ऊर्ध्वाधर घटक। बस सेम कंडीशन हमने यहां पर किया है। ये देखो यहां से परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये क्या है, E1, क्या है E1, जहां पर हमने E1 परिणामी माना है, जिससे कोण थीटा बना रहा है उसको मैंने देखो क्षैतिज में cos थीटा माना है। इसमें देखो थीटा बना रहा तो क्षैतिज में क्या माना गया है, cos थीटा माना गया। तो ऊर्ध्वाधर में जो थीटा नहीं बना रहा है उसको क्या माना गया है, जो थीटा नहीं बना रहा है तो उसको हमने क्या माना, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा हो जाएगा। वैसे ही सेम कंडीशन इसमें आ जाओ, ये भी थीटा कोण बना रहा है तो इसका मतलब ये E2 यहां पर भी cos थीटा हो जाएगा। E1 cos थीटा परिणामी, उसके बाद में E2 cos थीटा, ये भी तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद में जो थीटा कोण नहीं बना रहा है परिणामी, यहां से जो थीटा नहीं बनाएगा तो वो यहां पर थीटा जब नहीं बनाएगा तो E2 sin थीटा, इसे कहेंगे क्या है, ये वो कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। और ये E1 का ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, E1 sin थीटा। E1 का क्षैतिज घटक क्या है, E1 cos थीटा। E2 का क्षैतिज घटक क्या है, E2 cos थीटा हो जाएगा। इतनी बात तो यहां तक क्लियर हो गई। अब उसके बाद यदि हम माइनस Q आवेश से बिंदु P तक जाएंगे, माइनस Q आवेश से बिंदु P तक, तो ये दूरी नहीं यहां से ज्ञात है, उसके लिए देखिएगा हम आगे बताते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बात क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक की यदि समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि यहां इसको हम ये कोण थीटा है तो इसको भी हम क्या लेट कर लेंगे, थीटा कोण। अब यदि इसको एक मान लें कि ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इसे कह सकते हैं, या इधर को मान लें, क्योंकि माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी और प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी समान है, इसे कह सकते हैं AP बराबर BP के, यानी ये दोनों दूरियां क्या रहेंगी, आपस में बराबर रहेंगी। लेकिन अब इसको हम निकालें कैसे, पहले इसमें त्रिभुज ले लो, A और O और P, यहां पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AO और P में, A और AOP में। देखो AO और P यानी ये वाला त्रिभुज, ये देखो यहां पर समकोण त्रिभुज बना रहा है समकोण, इसका मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे कर्ण माना जाता है, यानी ये आ जाएगा AP स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार में कितनी दूरी है, आधार में L दूरी है, कितनी है, आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है O और P, लंब कितना है OP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर कितना आ जाएगा, AP स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। L स्क्वायर OP कितना है, O और P तक की दूरी क्या है R, तो यहाँ R मान लो, तो यहां से AP बराबर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। AP देखो यहां से निकल के आ गई, AP बराबर कितना है, AP बराबर BP, यानी ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको लिख दो, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ये भी दूरी बराबर है, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, दोनों क्लियर हो गई दूरी। यहां से ये लाइन यहां पर ये निकाल देना, जिससे एक बात और लिख दो कि AP बराबर BP बराबर में रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये परावैल्तांक माध्यम यानी K में स्थित है। इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई है, तो हम एक लाइन बोल देते हैं, वो लिख लीजिएगा। इसमें हमें क्या लिखना है कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O, माना वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, बस। और कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। उसमें से सबसे पहले हम यहाँ पर यहां लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो यहां देखो
प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तुमको पता है अगर किसी आवेश से कुछ दूरी पर जाते हैं, यहां समझिएगा, जैसे ये प्लस क्यू आवेश, इसका कोई क्षेत्र है जिसमें से r दूरी पर, इसका क्षेत्र का मतलब इसके राउंड में कहीं पर भी ये बिंदु है, इसको P मान लिया। यदि r दूरी पर स्थित है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। बस सेम कंडीशन इसको उठा के यहाँ पर यूज कर देंगे। अब देखो, प्लस क्यू आवेश से आर इतनी दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बताना है हमको, तो उस स्थान पर कितनी दी गई है? E1। कितना है? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू परावैद्युतांक माध्यम यानी K इंटू क्यू, आवेश प्लस क्यू है, प्लस ले लो, अपान में आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी ली जाती है? आर स्क्वायर। लेकिन इस समय हमारे पास बी पी स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है? बीपी स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर के बीच की दूरी कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यदि इसका वर्ग कर देंगे तो यहां से देखो, एपी स्क्वायर जो था एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाता तो रूट लग जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे फिर स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये तो यहां से E1 निकल करके आ गया। अब उसके बाद में हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। किसके कारण? माइनस क्यू आवेश। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर फिर जाएंगे, तो माइनस क्यू से कितनी दूरी? दूरी उतनी ही है, समान है। इसका मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण, यहां लिख देना, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? माइनस क्यू आवेश के कारण इस समय E2 बराबर, यहां से लिख लेंगे, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, माइनस क्यू आवेश के कारण कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब फिर ए से पी तक की दूरी का स्क्वायर करेंगे, यहां से इस रूट क्या होगा? हट जाएगा, केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। यहां आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण फिर माइनस क्यू आवेश के कारण, कह सकते हैं इसी प्रकार, यहां अगर चाहो तो इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर परिणामी हमको बताना है। तो चलिए अब यहां से समझिए, यहां लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप समझिएगा, यहां से बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E1 के कारण भी E2 के कारण E2 cos थीटा, E1 के कारण भी E1 cos थीटा। इसका मतलब बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है E बराबर E1 cos थीटा, क्या था? E1 cos थीटा, फिर उसके बाद E2 cos थीटा, यानी दोनों क्या है? समान कंडीशन में लिखी हुई है, और दोनों दूरियां भी तो समान है। यहां से AP और BP दोनों क्या है? बराबर है। अब उसके बाद इसे हम लिख सकते हैं कि ये भी बराबर, ये भी बराबर, E1 E2 वो भी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 2, और इनको जब जोड़ेंगे तो E1, तो सबसे पहले cos थीटा 2E1 cos थीटा आ जाएगा, क्या है? लिख दो यहाँ E2 cos थीटा, क्योंकि E1 बराबर क्या है? E1 बराबर E2 आ जाएगा। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, E1 बराबर E2। अब यहां पर वैल्यू रख लीजिएगा, वैल्यू क्या है? 2E1, E1 की कोई भी वैल्यू उठा लो, E1 E2 क्योंकि दोनों समान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, इंटू में Q अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब E1 की वैल्यू तो आ गई, इंटू cos थीटा, ये निकल करके यहां से इतना तो आ गया। अब उसके बाद में ये cos थीटा जो आया है, ये कहां से, इसको हम कैसे करें?
यहां समझिएगा, ये त्रिभुज ए ओ और पी फिर से हम ले लेंगे, ले लो एक बार यहां लिख देना, पुनः त्रिभुज अब लेंगे क्या, त्रिभुज ए ओ पी में क्या लेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है ये, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज है, यहां पर आधार यहां पर ये आ जाएगा, यानी एल बटे कर्ण कितना है, एपी, एपी कर्ण है यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एल बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिएगा। चलो समझो इसको, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये आएगा 2 और q इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू उठाओ यहां से और अपान में ये लगा दो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, इसको उठा के लगा दो तो ये क्या होगा, एल अपान में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इतना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में रखो। आप समझो हमारी बात को, 2l इंटू क्यू, ये तो वह तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो p ये पूरा लिखा हुआ जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा हो, रूट में x और इंटू में x, तो ये आधा और ये पूरा लिखा हुआ है, तो आधा और ये एक मिलके कितना होता है, 1.5, यानी 3/2 होता है। ये आधा किसी की पावर में रूट लगा हो तो समझ जाओ वो आधा लिखा हुआ है, और ये देखो इसमें केवल यक्स है तो एक है, एक और ये आधा मिलके कितना होता है, 1.5, और 1.5 को लिख सकते हैं भिन्न में 3/2, बस सेम ऐसे ही इस कंडीशन में कर दीजिएगा। चलिए देखिए इसको पहले से, अब यहां से वैल्यू हमने क्या निकाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये आ जाएगा 2l इंटू में q और अपान में ये पूरा लिखा, ये आधा यानी 1.5, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये 1.5 लिखा हुआ था, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, जैसे 2.5 होता है तो 5/2, आधा होता है तो 1/2, तो इसमें 1.5 था तो 3/2 आ जाएगा। अब बात आती है यहां से, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2l इंटू क्यू होता है, वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के और इंटू में ये आ जाएगा p अपान में नीचे जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया गया है, ये होता है अति सूक्ष्म, अभी हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बीच की दूरी है अल्प दूरी, अल्प का मतलब अति सूक्ष्म, इसे हम आर स्क्वायर की तुलना में इसका मान बहुत कम है, तो चलो देखो इसको यहां लिखेंगे, चूंकि आर स्क्वायर या आर इज ग्रेटर देन एल, या फिर इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर, या सीधा लिख दो यहां पर एल स्क्वायर को छोड़ने पर, बस बात खत्म। वहां से हमारे पास क्या निकल करके आएगा, केवल बचा आर स्क्वायर और पावर में कितना है, 3/2 इतना बचा हुआ है। आर देखो अब एल स्क्वायर था हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्योंकि आर जो एल है जो आर से बहुत छोटा है और अति सूक्ष्म की कंडीशन आती है तो फिर हम उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहां से तो काम समाप्त हो गया इसका एल का। अब बचा कितना हमारे पास, आर स्क्वायर और उसके बाद में 3/2, तो जो घात होती है, जैसे मान लिया लिखा है 2 इंटू 3/2, तो ये 2 क्या होगा, कैंसिल, वैसे यहाँ 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के, और ये आ जाएगा p अपान में आर क्यूब, ये है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमको यही बताना था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p अपान आर क्यूब होती है। अब बात आती है यहां पर, ये तो परावैद्युतांक का माध्यम यानी के हो गया, अब ये भी कह सकता है कि हवा या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, इस हम यहां पर आगे बढ़ा देते हैं, इधर देखिएगा, इसके बाद तुरंत यहां से यहां पर हवा या निर्वात के लिए यहां लिख दो, हवा या निर्वात के लिए
निर्वात के, या वायु कह सकते हैं, ठीक है, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए k का मान कितना होता है? 1 होता है। हवा या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए k का मान 1, तो फिर यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान में आर क्यूब। ये है क्या? ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।